Assalamu alaikum dear students. Welcome to the 15th lecture of MDCAT Chemistry. बेटा आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और बहुत अच्छे तरीके से MCAT की प्रिपरेशंस कर रहे होंगे. So let's start. Our today's topic is crystalline solids. तो बेटा इस लेक्चर के अंदर हम डिटेल के अंदर crystalline solids और उसकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे. Let's start. फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा के सॉलिड्स की जो प्रॉपर्टीज हैं उनको डिस्कस करते हैं. सॉलिड्स किन चीजों से मिलकर बनते हैं, यानी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होते हैं सॉलिड्स में. द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ अ सॉलिड कैन बी एटम्स, आयंस एंड मॉलिक्यूल्स. एटम्स भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं और मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं. एटम्स होते हैं एटॉमिक सॉलिड्स में, आयंस होते हैं आयनिक सॉलिड्स में और मॉलिक्यूल्स होते हैं बेटा आपके पास मोलेकुलर सॉलिड्स. In solids there is a fixed position of particles. The particles are fixed in their positions. They are not free to move. And this fixed positions of particles results in three-dimensional arrangement of particles. Done? This means that solid have fixed shape and fixed volume. उनके पास एक fixed shape होती है और उनका एक definite volume होता है. Next, particles can show vibrational motion only. The particles in solid can only show vibrational motion because they possess vibrational kinetic energy. उनके पास सिर्फ जो kinetic energy होती है वो होती है vibrational kinetic energy, and because they possess vibrational kinetic energy they can show only vibrational motion. Next, they have very strong forces of attraction between atoms, ions and molecules. Done. Next, they have very small distance between particles. बेटा सबसे कम इंटर अटोमिक, इंटर आयोनिक या इंटर मोलेकुलर अगर डिस्टेंस होता है तो वो सॉलिड्स में होता है. नेक्स्ट, दे हैव नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी. बिल्कुल बेटा ऑलमोस्ट इनकंप्रेसिबल होते हैं. हम ये तो नहीं कह सकते कि कंप्लीटली इनकंप्रेसिबल होते हैं, वेरी स्लाइटली कंप्रेसिबल हम कह सकते. They have negligible rate of diffusion. Negligible rate of diffusion का मतलब है it means they show the process of diffusion, but the rate of diffusion is very low. Okay? Solids do not show the process of effusion. Solids effusion show नहीं करते, diffusion show करते हैं. Solids do diffuse, but solid cannot effuse. Diffuse करते हैं, effusion show नहीं करते. But rate of diffusion is very low. सॉलिड्स बेटा फ्लो नहीं कर सकते. शो वेरी स्मॉल एक्सपेंशन ऑन हीटिंग. बहुत स्लाइटली एक्सपेंड करते हैं बेटा जब उनको क्या किया जाए, हीट किया जाए, यानी उनका कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन बहुत कम होता है. नेक्स्ट, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी. सॉलिड्स के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत करीब होते हैं, सबसे ज्यादा करीब होते हैं सॉलिड्स, लिक्विड, गैसेस या प्लाज्मा में से किसी भी स्टेट में. इट मींस दे आर वेरी नियर टू ईच अदर. तो बेटा उनकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो बहुत कम है, मिनिमम है. जैसे जैसे पार्टिकल्स दूर जाते जाएंगे उनकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी. डन. नेक्स्ट है बेटा क्रिस्टलाइन वर्सेस एमॉर्फिस सॉलिड. क्रिस्टलाइन और एमॉर्फिस सॉलिड के बीच में डिफरेंस है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होते हैं और एमॉर्फिस सॉलिड्स क्या होते हैं. क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, आयंस एंड मॉलिक्यूल्स होता है. द एटम्स, आयंस एंड मॉलिक्यूल्स आर रेगुलरली अरेंज्ड इन थ्री डायमेंशनल पैटर्न, while in amorphous solids no such arrangement of atoms, ions and molecules can be seen. Okay? Because of this regular arrangement in crystalline solid, the crystalline solid have well defined shape, while amorphous solid lack well defined shape. अच्छा बेटा, there is difference between well defined and definite. दोनों टर्म्स को समझिएगा. एमॉर्फिस हूं या क्रिस्टलाइन हूं, सॉलिड हो तो उसके पास एक डेफिनेट शेप होगी, बट वो शेप डिफाइंड नहीं होगी कि कौन सी होगी. क्रिस्टलाइन सॉलिड की शेप डिफाइन होती है, वो 7 क्रिस्टल सिस्टम्स में से ही कोई होगी. डन. नेक्स्ट, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं हम उनको बोलते हैं बेटा ट्रू सॉलिड्स. ये असली सॉलिड्स हैं. जो हमारे पास एमॉर्फिस सॉलिड्स हैं इनको हम बोलते हैं बेटा फॉल्स सॉलिड्स, ग्लासी सॉलिड्स, विट्रियस सॉलिड्स, जूडो या सूडो सॉलिड्स, सुपर कूल्ड लिक्विड्स.
बेटा ये इनके लिए डिफरेंट टर्म्स यूज की जाती। मैं आखिरी टर्म पे आऊंगा, सुपर कूल्ड लिक्विड। बेटा हम अगर किसी लिक्विड को फौरी तौर पर कूल कर दें, एकदम मतलब विदाउट एनी टाइम, हम फौरी तौर पर उसको कूल कर दें, सच दैट द एटम्स, आयंस एंड मॉलिक्यूल्स डू नॉट फाइंड टाइम टू अरेंज देमसेल्फ इन रेगुलर मैनर, उस केस में वो सुपर कूल्ड लिक्विड, यानी लिक्विड की सुपर कूलिंग कर दें, तो उसको क्या कहेंगे बेटा, एमॉर्फिस सॉलिड। फिर वो रेगुलरली अरेंज नहीं होंगे एटम्स, आयंस एंड मॉलिक्यूल्स, फिर वो इरेगुलरली अरेंज होंगे, तो जब इरेगुलरली अरेंज होंगे तो एमॉर्फिस सॉलिड। डन। नेक्स्ट है शार्प मेल्टिंग पॉइंट। बेटा ये पहले डिस्कस कर चुके हैं, 2-3 लेक्चर्स के अंदर ये बात डिस्कस हो चुकी है। आज लास्ट टाइम फिर बता देता हूं कि शार्प मेल्टिंग टाइम पॉइंट का मतलब क्या होता है कि जैसे ही मेल्टिंग टेम्परेचर अचीव हुआ, मेल्टिंग स्टार्ट हुई, और मेल्टिंग जब तक खत्म नहीं हुई वो टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, यानी ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग द टेम्परेचर डू नॉट चेंज, नो मैटर कितना ये टाइम ले जाता, घंटा लेता है, 2 घंटे लेता है, 3 घंटे लेता है। बट फॉर एग्जाम्पल अगर बेटा 125 डिग्री पे मेल्टिंग स्टार्ट हुई है तो 125 डिग्री पे ही मेल्टिंग एंड हो। डन। टाइम कैन वेरी, बट बेटा जब तक मेल्टिंग कंप्लीट नहीं हुई टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा। दिस इज कॉल्ड एज शार्प मेल्टिंग पॉइंट, और ये होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड। 95% या 96% ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स शार्प मेल्टिंग पॉइंट शो करते हैं। जो बाकी बच जाते हैं 4 to 5%, वो बेटा बनाते हैं लिक्विड क्रिस्टल्स। डन। नेक्स्ट, जो एमॉर्फिस सॉलिड होते हैं बेटा उनका कोई शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होते। दे मेल्ट ओवर अ रेंज ऑफ टेम्परेचर। बेटा 70 डिग्री पे मेल्ट होना शुरू होंगे, 200 तक मेल्टिंग चलती रहेगी, टेम्परेचर चेंज होता रहेगा। डन। नेक्स्ट, ये जो हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड हैं दे आर मोस्टली कलरफुल, एंड ये कलर क्यों होता है बेटा, दे हैव वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर। डन। Crystalline solids are mostly colorful and they have water of crystallization that is responsible for color। उनके अंदर water of crystallization होता है जो एंड पे लिखा जाता है, जैसे बेटा कॉपर सल्फेट में हम लिखते हैं CuSO4.5H2O। सो दिस 5H2O, ये जो चीज मैंने लिखी है डॉट 5H2O की फॉर्म में, दिस इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, और ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इसके ब्लू कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट, जो हमारे पास एमॉर्फिस सॉलिड्स होते हैं बेटा, these solids are mostly colorless because they do not possess any water of crystallization। Next, can be converted into amorphous solid। बेटा ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारे पास एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है, मैं उसको लिक्विड में चेंज कर देता हूँ मेल्ट करके, फिर उसको अगेन उसकी सुपर कूलिंग कर लेता हूँ सच दैट एटम्स, आयंस एंड मॉलिक्यूल्स डू नॉट फाइंड टाइम टू अरेंज, तो बेटा वो क्रिस्टलाइन एमॉर्फिस बन जाएगा। लेकिन मैं किसी एमॉर्फिस को लिक्विड में बदल के अगर स्लो कूलिंग भी करूंगा, फॉर एग्जांपल बेटा रबर है, तो वो दोबारा क्रिस्टलाइन सॉलिड नहीं बन जाएगा। प्लास्टिक क्रिस्टलाइन सॉलिड मेल्ट करके दोबारा आस्ता आस्ता से कूलिंग करे तो नहीं बनेगा। लेकिन अगर एक क्रिस्टलाइन सॉलिड को मेल्ट करके फौरी तौर पर बेटा हम क्या करें, ठंडा करें बिलो फ्रीजिंग पॉइंट, तो बेटा वो फौरी तौर पर कूल डाउन होकर जो सॉलिड बनाएगी दैट विल बी ग्लासी सॉलिड, दैट विल बी एमॉर्फिस सॉलिड। डन। यानी आपके पास आप एमॉर्फिस सॉलिड को क्रिस्टलाइन में कन्वर्ट नहीं कर सकते, लेकिन बेटा जो आपके पास क्रिस्टलाइन सॉलिड है उसको एमॉर्फिस में बदल सकते। डन। ये यहाँ पे होना चाहिए कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू क्रिस्टलाइन। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यूज है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एमॉर्फिस सॉलिड। कौन सा एमॉर्फिस नहीं है? एग्जांपल्स में आ गई बेटा, गिलास एमॉर्फिस होता है आपको पता है, ग्लू एमॉर्फिस है, रबर एमॉर्फिस है। बेटा एक बच गया टेबल सॉल्ट NaCl, तो NaCl तो आपको पता है क्रिस्टलाइन सॉलिड है, रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, आयंस एंड मॉलिक्यूल्स होता है, सो दिस इज चार्ली। विच सॉलिड्स आर कॉल्ड एज ट्रू सॉलिड्स। किन सॉलिड्स को ट्रू सॉलिड्स कहते हैं? जी मेटेलिक सॉलिड्स होते हैं क्रिस्टलाइन, ट्रू सॉलिड्स जो होते हैं। क्रिस्टलाइन भी आ गया है, मेटेलिक भी ऑप्शन आ गया है बेटा, दोनों देखें, दोनों ऑप्शन ठीक है। सी है एमॉर्फिस और डी है विट्रियस। अब बेटा अगर गौर से देखें तो ये दोनों के दोनों ग्लासी सॉलिड्स हैं, ये ट्रू सॉलिड्स नहीं है, और ये दोनों हमें लगता है ऐसे दिखने से लगता है कि ये क्या है, ट्रू सॉलिड्स। लेकिन अगर देखें क्रिस्टलाइन तो क्रिस्टलाइन में मेटेलिक भी आएंगे, आयनिक भी आएंगे, कोवेलेंट भी आएंगे, मोलेकुलर भी आएंगे, और मेटेलिक में सिर्फ मेटेलिक आएंगे। इट मींस द राइट ऑप्शन इज बीटा। ओके, नेक्स्ट, इन क्रिस्टल्स एटम्स आर लोकेटेड एट पोजीशंस ऑफ, अभी बताया था बेटा इनकी काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होती है, जीरो नहीं होती, मैक्सिमम नहीं होती, इनफाइनाइट नहीं होती, क्या होती है, मिनिमम होती है। अभी पीछे पॉइंट बताया था बेटा कि सॉलिड्स में या क्रिस्टल्स में या किसी भी सॉलिड में जो हमारे पास एटम्स होते हैं उनकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है बेटा, मिनिमम होती है। जो चार्ली इज द राइट आंसर। नेक्स्ट,
प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज क्लीवेज प्लेन्स। मेरे पास बेटा क्लीवेज प्लेन्स, क्लीवेज प्लेन्स क्या होता है? डिफरेंट प्लेन्स अक्रॉस whom large crystalline solids can be broken down into smaller ones with identical shape and size। बेटा अगर आपके पास एक कोई लार्ज क्रिस्टलाइन सॉलिड है, आप उसको ब्रेक करके छोटे छोटे आइडेंटिकल अगर आप बना दें, सॉलिड्स बना दें, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, तो इस चीज को, जिस प्लेन के अक्रॉस वो टूटता है, उस प्लेन को क्या कहेंगे बेटा? क्लीवेज प्लेन। फॉर एग्जाम्पल, आपको एग्जाम्पल दी हुई है बेटा, माइका कैन बी कट पैरेलल टू लेयर्स ऑन। ये माइका शो हुआ है बेटा, अगर आप देखें तो इसके आपको छोटे छोटे ये फाइबर्स नजर आ रहे होंगे इस तरह के। क्लियर हो गया? इसको, इसका मतलब है इन लेयर्स के पैरेलल काटा जा सकता है। अगर मैं इसको ऐसे काटूंगा तो ये कोई क्लीवेज प्लेन मौजूद नहीं है, ये नहीं कटेगी। डन। और ये कट होके बेटा इस तरह की माइका शीट्स बनती हैं, जो इलेक्ट्रिकल और थर्मल इंसुलेटर होती हैं बेटा, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के अंदर या इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर। नेक्स्ट, द क्रिस्टल ऑफ निकल सल्फेट हेक्साहाइड्रेट, सोडियम नाइट्रेट एंड लेड एसीटेट कैन बी कट पैरेलल टू लेयर्स। बेटा ये जो क्रिस्टल्स बताए हैं, निकल सल्फेट का क्रिस्टल है, सोडियम नाइट्रेट का क्रिस्टल है, या लेड एसीटेट का, इनको भी पैरेलल टू द लेयर्स ही काटा जा सकता है। तो यहाँ पे एमसीक्यूज बन सकता है कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल अल्फा ऑप्शन ये होगा, बीटा ये होगा, चार्ली ये होगा, डेल्टा कोई और होगा, माइका भी को भी नहीं एक्सक्लूड कर दें। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉलिड कैन नॉट बी कट पैरेलल टू लेयर्स, या फिर अल्फा बीटा चार्ली करके तो ऑल ऑफ दीज ऑप्शन बना दिया जाए। इस तरह का एमसीक्यूज बन सकता है। डन। नेक्स्ट, एनआइसोट्रोपी। एनआइसोट्रोपी क्या होती है बेटा? कि आपके पास कोई भी एक क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर की कोई फिजिकल प्रॉपर्टी है, उसका मैग्नीट्यूड एक डायरेक्शन में एक है तो दूसरी डायरेक्शन में दूसरा है, एक डायरेक्शन में ज्यादा है तो दूसरी डायरेक्शन में कम है। इस प्रॉपर्टी ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम बोलते हैं एनआइसोट्रोपी। Magnitude of physical properties is different in different directions in some crystalline solids। सब में नहीं होता बेटा, some of the crystalline solids show this process। और बेटा इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एनआइसोट्रोपी। फॉर एग्जांपल, आपके सामने ये ग्रेफाइट दिया हुआ है बेटा, ग्रेफाइट को अगर हम देखें तो बेटा ये पैरेलल टू द लेयर्स, ऐसे लेयर्स के बीच में, ये लेयर से मिलकर बना है, लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3 एंड लेयर 4। तो पैरेलल टू द लेयर्स, ऐसे लेयर्स के बीच में से ऐसे इलेक्ट्रिक करंट पास करता है। लेकिन अगर मैं इलेक्ट्रिक करंट को ऐसे परपेंडिकुलर टू द लेयर्स, टॉप टू बॉटम ऐसे फ्लो करवाऊं, सो इट इज नॉन कंडक्टर। मैं कह सकता हूं कि ये एक डायरेक्शन में इलेक्ट्रिकल करंट को कंडक्ट कर रहा है और दूसरी डायरेक्शन में नहीं कर रहा। दिस इज कॉल्ड एज एन आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी ऑफ ग्रेफाइट, या ग्रेफाइट में कह सकता हूं एन आइसोट्रोपिक कंडक्टर है, कि जो पैरेलल टू लेयर्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है, परपेंडिकुलर टू लेयर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर रहा। इसकी वजह यह है बेटा कि पैरेलल टू लेयर्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं फॉर द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जबकि वही फ्री इलेक्ट्रॉन्स परपेंडिकुलर टू लेयर्स नहीं होते। और ये हम आगे पढ़ेंगे इसी लेक्चर के अंदर, जब हम स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट को थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे तो वहां पे मैं आपको बताऊंगा, बल्कि नेक्स्ट स्लाइड में आई थिंक। ग्रेफाइट बेटा ये बात वही लिखी हुई है कि इज इलेक्ट्रिकल कंडक्टर पैरेलल टू लेयर बट नॉन कंडक्टर परपेंडिकुलर टू लेयर। दिस इज द एन आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी ऑफ ग्रेफाइट। बेटा यहाँ पे देखें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज एक डायरेक्शन में शो हो सकती हैं बेटा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बेटा जो रेशो होती है refractive index n is equal to बेटा वो speed of light in any medium by speed of light in that particular substance, speed of light in vacuum divided by speed of light in any substance, जिसका हम refractive index फाइंड कर रहे हैं। कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, जब इसको हीट किया जाए तो वो कितना एक्सपेंड करता है। थर्मल कंडक्टिविटी या इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। और क्लीवेज ऑफ क्रिस्टल, क्लीवेज ऑफ क्रिस्टल, क्रिस्टल का टूटना भी, क्रिस्टल एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में टूटेगा तो वो पार्टिकुलर डायरेक्शन भी तो क्या है बेटा, एन आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी है ना, एक डायरेक्शन डिपेंडेंट प्रॉपर्टीज को ही तो हम एन आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टीज कहते हैं। तो यहाँ से भी एमसीक्यूज बनता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी। तो बेटा यहाँ से ये चारों प्रॉपर्टीज याद कर लें कि ये आपकी एन आइसोट्रोपिक है, इनके अलावा कोई आएगी तो वो क्या होगी, आइसोट्रोपिक होगी, एन आइसोट्रोपिक नहीं होगी। अब बेटा एक छोटी सी बात पढ़ते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये, कि जो एन आइसोट्रोपी होती है उसका फिनोमिना होता क्यों है। फॉर एग्जांपल बेटा देखें, यहाँ पे मैं आपको दो चीजें बताता हूं। ये ए से आप बी तक जाएं इस डायग्राम में तो आपको सारे सेम टाइप ऑफ पार्टिकल्स नजर आएंगे, लेकिन अगर आप सी से डी तक जाएं तो यहाँ पे देखें टाइप ए,
टाइप बी, टाइप ए, टाइप बी, टाइप ए, टाइप बी, टाइप ए, टाइप बी। तो यहां से ऊपर जाएं तो अगर आप देखें तो सारे आपको बी टाइप पार्टिकल्स नजर आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है बेटा कि एक डायरेक्शन में अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स एक है, किसी दूसरी डायरेक्शन में अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स दूसरी है। तो हर एक डायरेक्शन में अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स डिफरेंट होने की वजह से हर एक डायरेक्शन के अंदर जो मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी है वो डिफरेंट होगा, एंड दिस इज कॉल्ड एज एनिसोट्रोपी। डन। नेक्स्ट एमसीक्यूज आगे बेटा अगेन। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ ग्रेफाइट इज ग्रेटर इन वन डायरेक्शन देन इन अदर ड्यू टू, यह भी बताया बेटा एनिसोट्रोपी की वजह से होता है कि ग्रेफाइट एक डायरेक्शन में ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है, दूसरी में नहीं करता। इन ग्रेफाइट द कार्बन एटम इज, कार्बन एटम की हाइब्रिडाइजेशन क्या है बेटा, यहां पे गौर से देखें, नीचे मैंने ग्रेफाइट की ये हेक्सागोनल कैरिस्टल नीचे ड्रा किया है डायग्राम में। अगर आप गौर से देखें तो फॉर एग्जांपल ये वाला कार्बन एटम देखें, इस कार्बन एटम ने 1, 2 और 3 सिग्मा बॉन्ड बनाए हुए हैं। तो जब कार्बन एटम 3 सिग्मा बॉन्ड बनाता है तो sp हाइब्रिडाइज्ड होता है, और एक इसके पास ऐसे ऑर्बिटल मौजूद है अनहाइब्रिडाइज्ड जो परपेंडिकुलर टू लेयर है। इस परपेंडिकुलर टू लेयर वाले में फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है। फॉर एग्जांपल ये वाला भी है, देखें बेटा, एक बांड, दूसरा बांड और तीसरा बांड इसने कहीं और पे बनाया होगा। इसी तरह बेटा अगर देखें तो यहाँ पर मौजूद जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये फ्री हैं, तो ये वाले फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऐसे इलेक्ट्रिसिटी को क्या करेंगे बेटा, कंडक्ट करेंगे। डन। जबकि ऐसे कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल नहीं है तो इसलिए इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नहीं होगी। सो मेन थिंग जो हमारा क्वेश्चन था कि ग्रेफाइट के अंदर कार्बन एटम की हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है बेटा, sp2। क्या होती है, sp2। और डायमंड के अंदर ये होती है sp3। नोट कर लें, डायमंड के अंदर sp3, ग्रेफाइट और बकीबाल दोनों के अंदर बेटा जो हाइब्रिडाइजेशन होती है दैट इज sp2। ग्रेफाइट में भी sp2, बकीबाल में भी sp2। डन। नेक्स्ट, which of the following is आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी ऑफ कैरिस्टल। अच्छा बेटा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये नहीं पूछा हुआ कि एन आइसोट्रोपिक, यहाँ पे पूछी है आइसोट्रोपिक, जो एन आइसोट्रोपिक नहीं है, जो डायरेक्शन डिपेंडेंट नहीं है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो डायरेक्शन डिपेंडेंट था, ये नहीं हो सकता। कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन भी था, क्लीवेज ऑफ कैरिस्टल भी था। मेटेलिक कंडक्शन, बेटा मेटल के अंदर ऐसा तो नहीं होता ना कि मेटल ऊपर से नीचे करंट ज्यादा फ्लो करे और लेफ्ट टू राइट यानी परपेंडिकुलर और पैरेलल डिफरेंट डायरेक्शंस में करंट फ्लो करे। मेटेलिक कंडक्शन जो है वो आइसोट्रोपिक है, वो डायरेक्शन डिपेंडेंट नहीं है। डन। नेक्स्ट, क्रिस्टलाइन पार्ट्स ऑफ अदरवाइज एमॉर्फिक सॉलिड्स आर कॉल्ड एज, बेटा यहाँ पे गौर से देखें, यहाँ पे आपके पास फॉर एग्जांपल ये एक एमॉर्फिक सॉलिड पड़ा हुआ है, इसके अंदर ये वाला जो पोर्शन है ना, यहाँ पे रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स मौजूद है ऐसे। है ओवरऑल एमॉर्फिक सॉलिड, लेकिन इस एमॉर्फिक सॉलिड के अंदर एक छोटा सा पार्टिकल मौजूद है, एक छोटा सा पैच मौजूद है, एक छोटा सा एरिया मौजूद है, एक छोटा सा वॉल्यूम मौजूद है जहां पे रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स मौजूद है। तो इस एरिया को बेटा हम बोलते हैं क्रिस्टलाइट। डन। क्रिस्टलाइट, तो चार्ली राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंदर बेटा नेक्स्ट प्रॉपर्टी है सिमेट्री। सिमेट्री किसको कहते हैं बेटा, जो बुक वाली डेफिनेशन को अगर हम देखें, द रिपीटिशन ऑफ एंगल्स, एजेस एंड फेसेस आफ्टर अ क्रिस्टल इज रोटेटेड बाय 360 डिग्री, यानी वही आपके पास एंगल, एज या फेस रिपीट होगा जब क्रिस्टल को 360 पे रोटेट किया जाए। तो इस प्रॉपर्टी को कहते हैं बेटा सिमेट्री। बड़ी डिटेल से हम इसको डिस्कस करेंगे। 3 एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री हैं बेटा, एक है प्लेन ऑफ सिमेट्री, दूसरा है एक्सिस या लाइन ऑफ सिमेट्री, यानी इसके अंदर एक और चीज भी आती है एंगल ऑफ सिमेट्री। एक्सिस और लाइन का मतलब एक ही होता है, एंगल ऑफ सिमेट्री समथिंग डिफरेंट, लेकिन इसी एक्सिस ऑफ सिमेट्री से रिलेटेड चीज है। और तीसरी चीज है बेटा सेंटर ऑफ सिमेट्री। इन तीनों को हम बारी बारी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसी स्लाइड में अगर आप राइट साइड पे देखें तो आपके पास सामने लिखा है प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो एक क्यूब मैंने लिया है कि सारी की सारी जो चीजें मैं क्यूब के अंदर डिस्कस करूं। तो क्यूब को अगर हम देखें तो इस तरह हम इक्वली उसे काट सकते हैं, एक यानी हॉरिजॉन्टली, दूसरा हम वर्टिकली उसे काट सकते हैं, और तीसरा हम उसको इस तरह काट सकते हैं बेटा दरमियान में से। डन। ये 3 जो है आपके पास क्यूब के अंदर, ये हैं आपके पास रेक्टेंगुलर प्लेन्स ऑफ सिमेट्री। क्लियर हो गया? दीज आर रेक्टेंगुलर। ये बेटा देखें, अगर आप तो रेक्टेंगल बना रहे हैं
दीज आर कॉल्ड एज 3 रेक्टेंगुलर प्लेन्स ऑफ सिमेट्री। तो क्यूब के अंदर 3 रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री मौजूद होते हैं। लेकिन इसी तरह अगर बाकियों को देखें, एक ये प्लेन ऑफ सिमेट्री भी तो मौजूद है इस तरह, ये आप डायगोनल्स को आपस में मिला दें, या ये वाले डायगोनल्स आपस में मिला दें, या ये वाले डायगोनल्स आपस में मिला दें, सिमिलरली इसकी अपोजिट कर लें तो ये वाला डायगोनल बन जाएगा। या फिर ऐसे तीसरी डायरेक्शन के अंदर कोई डायगोनल रिलेशनशिप डेवलप कर दें आप, सॉरी इस तरह ये वाला डायगोनल रिलेशन कर दें, या फिर बेटा इस तरह ही डायगोनल रिलेशनशिप डेवलप करें। तो बेटा ये जो आपके पास प्लेन्स ऑफ सिमेट्री बनेंगे, दीज आर डायगोनल प्लेन्स ऑफ सिमेट्री, और ये होते हैं 6। एक क्यूब के अंदर 6 डायगोनल प्लेन्स ऑफ सिमेट्री होते हैं और 3 हम कहते हैं रेक्टेंगुलर प्लेन्स ऑफ सिमेट्री होते हैं। क्लियर हो गया? तो 2 तरह के प्लेन्स ऑफ सिमेट्री होते हैं एक क्यूब के अंदर, रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री और डायगोनल प्लेन्स ऑफ सिमेट्री। रेक्टेंगुलर 3 होते हैं, डायगोनल कितने होते हैं बेटा? 6, एंड टोटल प्लेन्स ऑफ सिमेट्री ऑफ अ क्यूब आर 9 इन नंबर। डन। नेक्स्ट है बेटा एक्सिस ऑफ सिमेट्री। एक्सिस ऑफ सिमेट्री का क्या मतलब है बेटा? यहाँ पे गौर से देखें, ये पहली पिक्चर, ये 1 जिसके ऊपर मैं लिख रहा हूँ, इस पे अगर आप गौर से देखें तो ये मैंने एक लाइन ड्रा की है, जैसे आप कहें वाई एक्सिस इन द मिडल ऑफ क्यूब, सेंटर ऑफ क्यूब से एक बेटा मैंने क्या की है, एक लाइन नीचे ड्रॉ की है। इस लाइन के अक्रॉस अगर बेटा इस लाइन को ऐसे ही रखें तो इस कैरिस्टल को ऐसे रोटेट करें तो ये लाइन अपनी जगह पे रहेगी। तो अगर आप गौर से देखें तो फिर बेटा कुछ देर बाद आप देखेंगे कि ये 360 डिग्री रोटेट करने के बाद ये अपने इस फेस को 4 दफा रिपीट कर चुका होगा। 90 पे एक दफा, फिर 90 पे एक दफा, फिर 90 पे एक दफा, फिर 90 पे एक दफा। इट मींस इसके अंदर 4 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री मौजूद है। क्लियर हो गया? या फिर अब अगर आप इसको ऐसे आप इस क्यूब में से हॉरिजॉन्टली एक्स एक्सिस के अक्रॉस एक ड्रॉ करें, तब भी अगर आप बेटा इसको रोटेट करेंगे तो अब ऐसे रोटेट करें, अगर आप इसे तो रोटेट करें जी, ये ऊपर वाला नीचे, तो इसके अंदर भी 4 फोल्ड्स ऑफ सिमेट्री मौजूद है। अगर आप बेटा इसको यानी इस बैक वाले एक्सिस से फ्रंट वाले एक्सिस में से ऐसे गुजारें, जी एक्सिस वाली बात करें तो जी एक्सिस में से गुजारेंगे तब भी बेटा अगर आप इसको रोटेट करेंगे ऐसे, अगर आपको रोटेट करना पड़ेगा ऐसे, इसके अंदर फिर भी क्या होगा बेटा, ये जी एक्सिस में बन नहीं रहा प्रॉपरली। अगर आप ये ऐसे पड़ा हुआ है तो आप इसको ऐसे रोटेट करके लाएंगे ऐसे, तो बेटा ऐसे रोटेट करेंगे तो भी इसके अंदर 4 फोल्ड्स ऑफ सिमेट्री मौजूद होगा। तो इसका मतलब है कि अगर आपके पास जो 4 फोल्ड सिमेट्री हैं, ये तीनों के तीनों 4 फोल्ड सिमेट्री की एग्जांपल्स हैं। 1 ये मैं कह देता हूं इसको, 2 इसको मैं बोल देता हूं 3, इनके अंदर 4 फोल्ड सिमेट्री मौजूद है। तो यहाँ पे ये वाली जो डायग्राम है, ये पहली जहां पे मैंने एरो लगाई है, तो आप देख सकते हैं कि उसने 360 डिवाइडेड बाई 90 करके 4 फोल्ड सिमेट्री निकाल लिया और 90 डिग्री रोटेशन पे निकाल लिया, यानी आपके पास एंगल ऑफ सिमेट्री कितना है, 90 डिग्री है। डन। 90 डिग्री की रोटेशन के बाद आपके पास फर्स्ट फोल्ड ऑफ सिमेट्री अपीयर हो जाता है, फिर सेकंड फोल्ड, फिर थर्ड फोल्ड, फिर फोर्थ फोल्ड। सिमिलरली अगर क्यूब में इसको देखें बेटा, इस डायरेक्शन को देखें तो इन 2 कॉर्नर्स को मिलाएं, इस कॉर्नर और इस कॉर्नर को मिलाएं, या इस कॉर्नर और इस कॉर्नर को मिलाएं, या इस कॉर्नर और इस कॉर्नर को मिलाएं, तो आपके पास 3 फोल्ड्स ऑफ सिमेट्री मौजूद है। क्योंकि आपके पास 120 डिग्री के बाद क्या आती है, वही आपके पास ये वाली शेप क्या होगी, दोबारा अपीयर होगी 120 डिग्री के एंगल के बाद। जब आप 360 पे रोटेट करेंगे तो 3 दफा ये वाला एक्सिस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आएगा। इसका मतलब इसके अंदर 3 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री मौजूद है और एंगल ऑफ सिमेट्री फिर क्या हो जाएगा, 120। यहाँ पे देखें बेटा तीसरा, अगर आप इसके यहाँ पे हमने वर्टिसेस को जोड़ा था, कॉर्नर्स को जोड़ा था, यहाँ पे बेटा एज को जोड़ें, इसके एक एज को इसके दूसरे एज के साथ अगर आप जोड़ दें ऐसे, या फिर बेटा इस एज को इस एज के साथ जोड़ दें, इसको इधर जोड़ दें, इस एज को इधर जोड़ दें, कोई से 2 एजेस को आपस में जोड़ दें जो अपोजिट हूं बेटा, 2 एजेस को जब जोड़ेंगे तो आपके पास 2 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगा। यानी 180 डिग्री के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे एंगल 180 बन रहा है बेटा, तो 180 के एंगल के बाद ये अपने आप को क्या करेगा, रिपीट करेगा। डन। इस चीज को बोलते हैं बेटा एक्सिस ऑफ सिमेट्री। नेक्स्ट, सेंटर ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ सिमेट्री क्यूब के अंदर अगर देखें बेटा तो आप क्या करें, सबसे पहले ये वाला जो बेटा है और इसको, इन कॉर्नर्स को आपस में जोड़ दें। सिमिलरली इस कॉर्नर और इस कॉर्नर को आपस में जोड़ दें, इस कॉर्नर और बेटा जी आप इस कॉर्नर को आपस में जोड़ दें।
एंड सिमिलरली आप इस कॉर्नर को इस कॉर्नर से जोड़ दें, जिस पॉइंट पे ये मिलेंगे उस पॉइंट को कहते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री, यानी एक ही सेंटर ऑफ सिमेट्री मौजूद है ट्यूब के अंदर। डन। नेक्स्ट, सो बेटा नेक्स्ट है बेटा नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स विच इज कॉल्ड एज हैबिट ऑफ क्रिस्टल। हैबिट क्या होती है बेटा? हैबिट का मतलब यहाँ पे आदत नहीं है, हैबिट का मतलब है कि वो शेप जिसमें यूनिट सेल मिलकर एक क्रिस्टल को डिवेलप करते हैं। The shape in which a crystal usually grows is called as habit of crystal. डिफरेंट यूनिट सेल मिलते हैं और एक बड़ा क्रिस्टलाइन सॉलिड बनते हैं। वो क्रिस्टलाइन सॉलिड की शेप कैसी है बेटा? इस चीज को बोलते हैं हैबिट ऑफ क्रिस्टल। के नीचे लिखा है बेटा, डिफरेंट यूनिट सेल अरेंज टू फॉर्म अ वेल डिफाइंड शेप ऑफ क्रिस्टल विच इज कॉल्ड एज हैबिट ऑफ क्रिस्टल। नेक्स्ट बेटा, यहाँ पे एक एग्जांपल के अंदर अगर आप देखेंगे तो हैबिट ऑफ क्रिस्टल NaCl क्या है? ये क्यूबिक क्रिस्टल में ग्रो करता है, लेकिन अगर आप इसके अंदर 10% यूरिया ऐड कर दें NaCl के अंदर, तो फिर अब बेटा क्रिस्टल ग्रोथ जब करेंगे NaCl के एक्वस सोल्यूशन या ब्राइन के अंदर, कूल करें उसको, क्रिस्टल्स बनाएं, तो बेटा आप देखेंगे कि नीडल लाइक क्रिस्टल्स बनना शुरू हो जाएंगे, या फिर उन नीडल लाइक को हम बेटा समहाउ बोल सकते हैं डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहीड्रल। बाजू का एमसीक्यूज में सिर्फ ऑक्टाहीड्रल भी लिखा आएगा, डिस्टॉर्टेड का लफ्ज भी नहीं होगा, तो आप कहिएगा कि पहले क्यूबिक था बाद में ऑक्टाहीड्रल हो गया, या पहले क्यूबिक था बाद में नीडल लाइक हो गए। डन। 10% यूरिया के प्रेजेंस में। इट मींस कि जब आप इन्वायरमेंट चेंज करते हैं तो हैबिट ऑफ क्रिस्टल क्या हो जाता है? चेंज हो जाती है। नेक्स्ट है बेटा क्रिस्टल ग्रोथ। कि क्रिस्टल ग्रो कैसे करता है? हाउ क्रिस्टल ग्रोज, कैसे ग्रो करेगा बेटा? 3 कंडीशंस मैंने लिखी हैं। पहला, बाय स्लोली कूलिंग सैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। आपके पास एक सैचुरेटेड सोल्यूशन है या एक सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन है, उसकी स्लो कूलिंग करें, आहिस्ता आहिस्ता कूलिंग करें, एक क्रिस्टल डेवलप होगा बेटा। स्लो कूलिंग का मतलब भी थोड़ी देर पहले समझा भी चुका हूं। बाय स्लोली कूलिंग अ लिक्विड, एक प्योर लिक्विड है, फॉर एग्जांपल आपके पास वाटर पड़ा है या कोई भी, उसको स्लोली कूल करें तो बेटा क्रिस्टल ही बनेगा उसमें से फ्रीज होके। तीसरा है भाई प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। बेटा प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में स्लो नहीं बनता, बहुत फास्ट बनता है, लिहाजा जो क्रिस्टल बनता है वो अच्छी क्वालिटी का नहीं बनता, तो आप कह सकते हो कि आपको उसकी रिक्रिस्टलाइजेशन करनी पड़ती है दोबारा से। समझ आ गया? नेक्स्ट, क्रिस्टल ग्रोथ शुड बी स्लो होनी चाहिए, सच दैट एटम्स आयंस एंड मॉलिक्यूल्स फाइंड टाइम टू अरेंज देमसेल्फ इन रेगुलर मैनर। और बेटा इन 7 शेप्स में से किसी एक शेप में ग्रो करेगा। क्लियर हो गया? जो 7 क्रिस्टल सिस्टम्स पढ़े हैं आपने, उन्हीं 7 क्रिस्टल सिस्टम्स में से किसी एक शेप के अंदर क्रिस्टल ग्रो करेगा। नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंदर नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बेटा आइसोमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फिज्म क्या होती है बेटा? टू डिफरेंट एलिमेंट्स आर कंपाउंड्स हैविंग सेम क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड एज आइसोमॉर्फ। आपके पास 2 डिफरेंट एलिमेंट्स हो सकते हैं, 2 डिफरेंट कंपाउंड्स हो सकते हैं, यानी आइसोमॉर्फिज्म इज शोन बाय एलिमेंट्स एज वेल एज कंपाउंड्स। बेटा अगेन गौर से सुने, एलिमेंटल प्रॉपर्टी भी है, कंपाउंड प्रॉपर्टी भी है। एलिमेंट्स में मेटेलिक एलिमेंट्स इस प्रॉपर्टी को शो करते हैं, आइसोमॉर्फिज्म को, और कंपाउंड्स के अंदर अगर आप देखें तो सिर्फ आयनिक कंपाउंड्स इस प्रॉपर्टी को शो करते हैं, मेटेलिक एलिमेंट्स एंड आयनिक कंपाउंड्स। बेटा जिनकी क्रिस्टलाइन शेप्स डिफरेंट हो, कंपाउंड्स डिफरेंट हैं, एलिमेंट्स डिफरेंट हैं, बट उनकी क्रिस्टलाइन शेप्स सेम है, ये दोनों के दोनों क्यूबिक हैं, दोनों के दोनों रंबोहीड्रल है, दोनों के दोनों आर्थोरंबिक हैं, फिर बेटा समझ आ जाए। बेटा ये टर्म्स जो फेडरल बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं वो सुन के कंफ्यूज हो रहे होंगे, एंड आई नो कि आप लोगों ने कंफ्यूज होना है। उसकी वजह है कि आपकी बुक में 7 क्रिस्टल सिस्टम्स मौजूद नहीं है, तो आप पहले 7 क्रिस्टल सिस्टम्स को एक बार स्टडी कर ले, मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको करवा भी दूंगा। तो बेटा 2 डिफरेंट एलिमेंट्स आर कंपाउंड्स हैविंग सेम क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड एज आइसोमॉर्फ, और इस फिनोमिनन को क्या बोलते हैं बेटा? आइसोमॉर्फिज्म बोलते हैं। आइसोमॉर्फिज्म के अंदर जो बेटा जो आइसोमॉर्फ्स होते हैं उनके दरमियान सिमिलैरिटीज क्या होती हैं और डिफरेंसेस क्या? सबसे पहली बात, नंबर ऑफ एटम्स सेम होते हैं, लेकिन बेटा टाइप ऑफ एटम्स सेम नहीं होते। इधर गौर से देखिएगा, डिफरेंट एटम्स हो सकते हैं, एक क्रोमियम का हो सकता है, एक सल्फर का हो सकता है, कोई किसी की डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स होंगे, नंबर ऑफ एटम्स सेम होंगे, बेटा ये याद रखिएगा। नेक्स्ट, एटॉमिक रेशो सेम होगी, वे ऑफ कॉम्बिनेशन सेम होगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है बेटा, ज्योमेट्री ऑफ एनाइंस सेम होगी। एनाइंस कैटाइंस की बात नहीं हो रही, एनाइंस की ज्योमेट्री सेम होगी। आयनिक सॉलिड है ना, मैंने अभी आपको बताया आयनिक कंपाउंड, तो आयनिक सॉलिड के अंदर जो एनाइंस होंगे उनकी ज्योमेट्री सेम होगी। नेक्स्ट, क्रिस्टलाइज टुगेदर इन ऑल प्रोपोर्शंस टू
इन होमोजीनियस मिक्सचर। अगर हम होमोजीनियस मिक्सचर में बेटा इन दोनों को करें तो ये एक साथ क्रिस्टलाइज होंगे। अगर इन दोनों की क्रिस्टलाइजेशन करें, इन दोनों से क्रिस्टल ग्रोथ करें, दोनों को होमोजीनियस मिक्सचर बना दो, दोनों को एज ए सल्यूट ऐड कर दो, उसकी क्रिस्टलाइजेशन करो तो दोनों एक साथ क्रिस्टलाइज होंगे बेटा इन ऑल प्रोपोर्शंस। नो मैटर कि आप एक को ज्यादा डालें दूसरे को कम डालें, तो बेटा क्रिस्टलाइजेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट, डिफरेंसेस क्या है बेटा? डिफरेंस होते हैं इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं, और नंबर ऑफ एटम्स डिफरेंट होते हैं। इस इंपॉर्टेंट नोट की तरफ आएंगे, लेकिन पहले एग्जांपल्स कर लेते हैं। यहां पे देखें बेटा, NaCl एंड MgO अगर देखें बेटा तो एक Na एक Cl, सिमिलरली एक Mg और एक O, तो रेशो क्या है बेटा? एटॉमिक रेशो बनेगी दोनों में 1:1, इसलिए दोनों की शेप होती है क्यूबिक, यानी दोनों NaCl एंड MgO आर आइसोमॉर्फ। सिमिलरली KNO3 एंड NaNO3, KNO3 को देखें बेटा तो 1 पोटाशियम, एक नाइट्रोजन 3 ऑक्सीजन। NaNO3 को भी देखें तो एक सोडियम, एक नाइट्रोजन 3 ऑक्सीजन, यानी 1:1:3, तो दोनों की शेप सेम होगी, रंबोहीड्रल। अब यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ कि यहाँ पे तो बेटा ज्योमेट्री ऑफ एनाइन नहीं, एनाइन ही सेम है। जब एनाइन सेम होगा तो ज्योमेट्री तो ऑटोमेटिकली सेम होगी। कहीं कहीं एनाइन डिफरेंट भी होगा तो ज्योमेट्री क्या होगी बेटा? सेम होगी, ऐसा भी होगा, लेकिन अभी तो एनाइन ही सेम है। नेक्स्ट है बेटा जिंक ऑक्साइड एंड कैडमियम सल्फाइड। अगर देखें तो बेटा 1:1 के अंदर मौजूद है, एक जिंक एक ऑक्सीजन, एक कैडमियम एक सल्फर, और इनका जो बेटा क्रिस्टलाइन शेप होती है दोनों की क्या होती है? हेक्सागोनल। नेक्स्ट है बेटा सोडियम फ्लोराइड एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड, NaF एंड MgO, दोनों के अंदर 1:1 है, ये क्यूबिक क्रिस्टल बनाते हैं बेटा। KNO3 एंड CaCO3, यहाँ पे देखिएगा बेटा, पोटाशियम एक नाइट्रोजन एक 3 ऑक्सीजन, 1:1:3, कैल्शियम एक कार्बन एक 3 ऑक्सीजन, अगेन 1:1:3, और दोनों की बेटा शेप क्या होगी? रंबोहीड्रल। लेकिन यहाँ पे देखें एनाइंस दोनों के डिफरेंट है, एक में है नाइट्रेट एक में है कार्बोनेट, लेकिन ज्योमेट्री दोनों की बेटा क्या है? सेम है, क्योंकि नाइट्रोजन एटम और जो कार्बन एटम है इसकी यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन बेटा बिल्कुल सेम है, sp2 है, और ये बेटा सीधा ट्राइंगुलर ज्योमेट्री होगी। डन। नेक्स्ट नेक्स्ट है बेटा आपके पास यहाँ पे अगर आप देखें तो पोटाशियम सल्फेट और पोटाशियम क्रोमेट, तो K2 है, दोनों में पोटाशियम, एक सल्फर है और एक क्रोमियम है। अगर आप देखें तो 2:1, ऑक्सीजन दोनों में 4:4 है, तो 2:1 ये 4 होगा बेटा, सॉरी 2:1:4, तो दोनों के अंदर बेटा सेम एटॉमिक रेशो है, तो ऑर्थोरम्बिक आ गई शेप, ये 3 नहीं है। नेक्स्ट है बेटा जिंक सल्फेट। यहाँ पे भी अगर आप देखें तो बेटा सल्फेट और क्रोमेट दो डिफरेंट हैं आपके पास, तो दोनों की ज्योमेट्री sp3, सल्फर की भी और क्रोमियम की भी बेटा हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, तो बेटा हम कह सकते हैं टेट्राहीड्रल ज्योमेट्री है दोनों। सिमिलरली जिंक सल्फेट एंड निकल सल्फेट के अंदर भी दोनों में सल्फेट सेम ही है, पूरा ज्योमेट्री तो अगेन सेम ही होनी है एनाइंस की, तो 1:1:4 मौजूद है, दोनों में आर्थोरम्बिक होंगे। अब ये सारे के सारे जो मैंने ऊपर डिस्कस किए हैं ये कंपाउंड्स, ये आयनिक कंपाउंड्स थे यहाँ से लेकर यहाँ तक, लेकिन मैंने कहा था कि बेटा ये प्रॉपर्टी एलिमेंट्स भी शो करते हैं। तो जैसे कॉपर एक एलिमेंट है, सिल्वर एक एलिमेंट है, तो 1:1 में अगर दोनों मौजूद है बेटा यहाँ पे देखें तो क्यूबिक है। जिंक और कैडमियम ये भी 1:1 नहीं होगी, तो हेक्सागोनल है बेटा, दोनों की शेप सेम है। इट मीन कि बेटा अगर बेटा आपके पास नंबर 1 एटॉमिक रेशो सेम हो तो बेटा ज्योमेट्री क्या होगी इनकी? आपके पास आइसोमॉर्फ्स होंगे, और ज्योमेट्री ऑफ एनाइन सेम हो तो आइसोमॉर्फ होंगे। तो अगर आपके पास कोई एमसीक्यूज आता है विच पेयर ऑफ कंपाउंड्स कैन बी रिकॉर्डेड एज आइसोमॉर्फ्स, तो ए के अंदर भी 2-3 दिए हुए हैं, बी के अंदर भी, सी डी चारों ऑप्शन के अंदर दिए हुए हैं। पहले आपने एटॉमिक रेशो चेक करनी है, अगर एटॉमिक रेशो से आंसर आ जाता है तो फिर बेटा ज्योमेट्री ऑफ एनाइन पे जाने की जरूरत ही नहीं है। 90% केसेस में एटॉमिक रेशो से आपके पास आंसर आ जाएगा कि जहां पे एटॉमिक रेशो सेम है वहां पे वो आइसोमॉर्फ्स। क्लियर? लेकिन अगर बेटा एटॉमिक रेशो से आंसर नहीं आता तो फिर आप ज्योमेट्री ऑफ एनाइन से निकाल दें। तो मोर और लेस बेटा इसके अंदर कुछ एक्सेप्शंस भी मौजूद हैं, जैसे ये पीछे मैंने नोट आपको दिखाया था कि NaCl और KCl दोनों के अंदर देखें तो 1:1 है, और बेटा एनाइन भी सेम है, लेकिन उसके बावजूद आइसोमॉर्फ्स नहीं है, दोनों की शेप डिफरेंट होती है। बेटा NaCl की फेस सेंटर्ड क्यूबिक होती है, KCl की भी फेस सेंटर्ड क्यूबिक होती है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होता है इनकी शेप में। अगर आप जाके गूगल से भी चेक करेंगे तो दीज आर नॉट आइसोमॉर्फ्स। डन? कि आइसोमॉर्फ्स नहीं होंगे, इनकी शेप के अंदर बेटा ओवरऑल तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर बन जाती है, लेकिन बेसिक अरेंजमेंट्स डिफरेंट है। नेक्स्ट
NaF एंड ZNO आर नॉट आइसोमॉर्फ्स। NaF और ZNO बेटा 1:1 के अंदर मौजूद है, इनके भी आइसोमॉर्फ्स मौजूद नहीं होंगे। हाँ, यहाँ पे गौर से देखिएगा, अगले में मैंने NaF की MgO के साथ लिखी है, ये होगा, ZNO के साथ नहीं होगा। इसी तरह ZNO की कैडमियम सल्फाइड के साथ लिखी है, वो आइसोमॉर्फ्स हैं, लेकिन ZNO की NaF के साथ नहीं। तो बेटा इन दो, ये दोनों आइसोमॉर्फ नहीं है, ये दोनों आइसोमॉर्फ नहीं है, याद रखें। हालांकि एटॉमिक रेशियो सेम है, लेकिन ZNO और CDS हैं और NaF और MgO है। डन। तो ये एक्सेप्शंस याद रखिएगा थोड़ी थोड़ी। नेक्स्ट, ज्योमेट्री ऑफ एनाइंस को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं बेटा। सल्फेट को देखें तो इस तरह की टेट्राहीड्रल ज्योमेट्री होती है इसकी, ये टेट्राहीड्रल ज्योमेट्री है। और अगर क्रोमेट को भी देखें बेटा तो क्रोमेट की भी टेट्राहीड्रल ज्योमेट्री होती है ऐसे। तो दोनों के अंदर एंगल 109.5 डिग्री होती है, दोनों की शेप सेम होती है। तो जब सेम ज्योमेट्री ऑफ एनाइन हो बेटा, इन दोनों की टेट्राहीड्रल हो, तो क्रोमेट और सल्फेट भी फिर बेटा एटॉमिक रेशियो भी सेम है, फिर ये एक दूसरे के क्या हुए, आइसोमॉर्फ हुए। अगर कोई कंपाउंड लगा भी देंगे पीछे पोटाशियम K2 Na2, फिर ये आइसोमॉर्फ बन जाए। नेक्स्ट, किसी में भी K2 लगा दे, NO2 लगा दें, कोई पीछे कैटायन लगा दे, सल्फेट्स और क्रोमेट्स हमेशा एक दूसरे के क्या रहेंगे बेटा, आइसोमॉर्फ्स। नेक्स्ट, कार्बोनेट और नाइट्रेट। अगर कार्बोनेट को देखो तो बेटा ये वाली ज्योमेट्री होती है ट्राइंगुलर, ये sp2 है। और नाइट्रेट को भी देखें तो बेटा ये भी नाइट्रोजन sp2 है। तो बेटा इन दोनों की ज्योमेट्री क्या होगी, ट्राइंगुलर। और जब दोनों की ज्योमेट्री सेम होगी तो बेटा ये दोनों के दोनों क्या होंगे, आइसोमॉर्फ्स होंगे। डन। नेक्स्ट, नेक्स्ट है जी बेटा पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म इज ए प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड, ये एलिमेंट की प्रॉपर्टी नहीं है। जैसे कि देखें बेटा अभी आइसोमॉर्फिज्म एलिमेंट भी शो करता था, कंपाउंड भी शो करता था। पॉलीमॉर्फिज्म सिर्फ कंपाउंड शो करते हैं, एलिमेंट्स शो नहीं करते। और ये आइसोमॉर्फिज्म के एग्जैक्टली अपोजिट है। वहां पे बेटा आपके पास दो डिफरेंट कंपाउंड्स होते थे और उनकी शेप सेम होती थी, उनकी क्रिस्टल स्ट्रक्चर सेम होती थी। यहाँ दो डिफरेंट नहीं है बेटा, एक ही कंपाउंड है, लेकिन उसकी क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स दो डिफरेंट है। बस अपोजिट कर लें उसको, 100% रिवर्स कर दें 180 के एंगल पे। क्या होगा, आपके पास एक क्रिस्टलाइन सॉलिड, उसकी दो शेप्स, तो पॉलीमॉर्फिज्म। और अगर दो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और उनकी सेम शेप, तो उसको क्या कहेंगे बेटा आपके पास, आइसोमॉर्फिज्म। Phenomenon in which one crystalline solid exists in more than one crystalline forms is termed as polymorphism. Crystalline forms of a solid are called as polymorphs. जो बेटा वो crystalline forms बनेगी एक ही solid की, उनको polymorph कहते हैं। जो आपके पास polymorphs होती हैं बेटा, इनकी physical प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं, क्योंकि एक ही कंपाउंड है, फार्मूला सेम है, इलेक्ट्रॉन्स सेम है, तो केमिकल बिहेवियर सेम होगा। हाँ, फिजिकल बिहेवियर डिफरेंट होगा क्योंकि शेप डिफरेंट है। ओके, जैसे आपके पास पोटाशियम नाइट्रेट है, पोटाशियम नाइट्रेट दो फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, ये रंबोहीड्रल भी होता है, ये आर्थोरम्बिक भी होता है। सिल्वर नाइट्रेट है बेटा, ये रंबोहीड्रल भी होता है, आर्थोरम्बिक भी होता है। कैल्शियम कार्बोनेट है बेटा, ये ट्राइगोनल भी होता है और आर्थोरम्बिक भी होता है। क्लियर हो गया। तो अगर यहाँ पे गौर से देखें तो एक एमसीक्यू पूछा भी जा सकता है बेटा, ऐसा कौन सा सॉलिड है जो किसी दूसरे का आइसोमॉर्फ भी है और खुद पॉलीमॉर्फिज्म भी शो करता है। तो यहाँ पे पोटाशियम नाइट्रेट बन जाएगा, AgNO3 बन जाएगा, CaCO3, मेजॉरिटी इस तरह के बन जाएंगे। सो याद रखिएगा कि आपने कंडीशंस को देखना है। जब कंडीशंस पूरी होंगी आइसोमॉर्फिज्म वाली, यानी अगर आप देखें तो KNO3 के पास क्या है, दो डिफरेंट आपके पास, यानी ये पॉलीमॉर्फिज्म शो करता है पोटाशियम नाइट्रेट। लेकिन अभी हमने पूछे पढ़ा बेटा, पोटाशियम नाइट्रेट और दूसरा कौन सा है, सोडियम नाइट्रेट, ये एक दूसरे के क्या है, आइसोमॉर्फ भी है, दोनों की रंबोहीड्रल अरेंजमेंट भी होती है। ध्यान। तो ये ऐसा कौन सा कंपाउंड है जो आइसोमॉर्फिज्म भी शो कर रहा है, पॉलीमॉर्फिज्म भी शो कर रहा है। दूसरे कंपाउंड के साथ का नाम दे देंगे। Which of the following compound show the process of polymorphism and is isomorphic with sodium nitrate? तो KNO3। ऐसे एमसीक्यूज बनता है। नेक्स्ट, आइसोमॉर्फ्स बेटा जो होते हैं, अगर गौर से देखें तो दो डिफरेंट कंपाउंड्स थे, दो डिफरेंट कंपाउंड्स की सेम शेप थी, तो इसका मतलब है वो दो डिफरेंट थे तो कंपाउंड थे। लेकिन पॉलीमॉर्फ एक ही था बेटा, एक ही कंपाउंड की दो डिफरेंट शेप्स थी। सो पॉलीमॉर्फ कंपाउंड्स नहीं है, वो एक ही कंपाउंड की दो क्रिस्टलाइन फॉर्म थे। आइसोमॉर्फ कंपाउंड्स हैं, पॉलीमॉर्फ कंपाउंड्स नहीं है बेटा, वो एक ही कंपाउंड की दो डिफरेंट फॉर्म्स।
डन। नेक्स्ट बेटा नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एलोट्रॉपी। एलोट्रॉपी इज प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट, इट इज एग्जैक्टली सिमिलर विद पोलीमॉर्फिज्म। बेटा जो पोलीमॉर्फिज्म है वही यही है, बस बट पोलीमॉर्फिज्म की टर्म जो यूज की जाती है वो कंपाउंड के लिए की जाती है, एलोट्रॉपी की जो टर्म यूज की जाती है वो एलिमेंट के लिए की जाती है। डन। इट इज प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट, इट इज अ फिनोमिनन बाय व्हिच एन एलिमेंट एग्जिस्ट इन मोर देन वन क्रिस्टलाइन फॉर्म। जो बेटा ये एलिमेंट्स होते हैं ये मेटेलिक भी हो सकते हैं, ये नॉन मेटेलिक भी हो सकते हैं, कोई भी एलिमेंट हो सकता है। नेक्स्ट, द क्रिस्टलाइन फॉर्म्स आर कॉल्ड एज एलोट्रॉप्स। इन जो क्रिस्टलाइन फॉर्म्स बनेगी उनको क्या कहेंगे, एलोट्रॉप्स। एलोट्रॉप्स की अगेन बेटा उसी तरह आइसोमॉर्फ्स की तरह केमिकल प्रॉपर्टीज सेम, फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट। एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो बेटा कार्बन की 3 डिफरेंट शेप्स हैं, एक है ग्रेफाइट, दूसरी है डायमंड और तीसरी है बकी बॉल। अगर आप देखें तो ग्रेफाइट हेक्सागोनल है और डायमंड का जो क्रिस्टल होता है वो क्यूबिक होता है, बकी बॉल का भी ओवरऑल क्यूबिक होता है लेकिन सॉकर बॉल से रिजेंबल करता है। बेटा इन शेप्स में बहुत बड़ा डिफरेंस है। बेशक आपको लग रहा है कि ये दोनों क्यूबिक लिखी हुई है, ये क्यूबिक लिखी हुई है ओवरऑल क्रिस्टल के हिसाब से, मतलब एक यूनिट सेल के हिसाब से, लेकिन अगर आप देखें तो जो बकी बॉल है वो सॉकर बॉल से मिलती जुलती है और जो डायमंड है ये जॉइंट सॉलिड कोवेलेंट नेटवर्क बनाता है बेटा, और ये होता है फेस सेंटर्ड क्यूबिक। नेक्स्ट है बेटा सल्फर। सल्फर को अगर देखें तो ये रंबोहीड्रल भी होता है और मोनोक्लिनिक भी होता है। रंबोहीड्रल सल्फर भी होता है और मोनोक्लिनिक सल्फर भी होता है। ये दोनों सल्फर की फॉर्म एक दूसरे की एलोट्रॉप्स हैं। इसी तरह बेटा टिन जो होता है ये ग्रे टिन होता है या व्हाइट टिन। ग्रे टिन क्यूबिक होता है और जो व्हाइट टिन होता है बेटा ये टेट्रागोनल होता है। तो ये क्यूबिक और टेट्रागोनल टिन भी एक दूसरे के क्या हुए, एलोट्रॉप्स। डन। नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंदर बेटा ये लास्ट चीज है ट्रांजिशन टेम्परेचर। ये बेटा ये ट्रांजिशन टेम्परेचर क्या होता है, ये वो टेम्परेचर होता है जिस पर एक क्रिस्टलाइन फॉर्म किसी दूसरी क्रिस्टलाइन फॉर्म के अंदर चेंज होती है। ये क्रिस्टलाइन फॉर्म किसी कंपाउंड की भी हो सकती है, ये क्रिस्टलाइन फॉर्म किसी एलिमेंट की भी हो सकती है। डन। एट दिस टेम्परेचर बेटा ये जो ट्रांजिशन टेम्परेचर होता है, द टू क्रिस्टलाइन फॉर्म्स एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम विद ईच अदर, यानी जो दोनों आपके पास क्रिस्टलाइन फॉर्म है वो एक दूसरे में इंटरकन्वर्टेबल होती हैं इस टेम्परेचर पर, और बेटा एक दूसरे के साथ क्या होती हैं, एक्सचेंज हो रही होती है, यानी इस टेम्परेचर पर हम कह सकते हैं दोनों एग्जिस्ट करती है। अब बेटा यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज दिया हुआ है और मैंने जानबूझ के ऊपर कंपाउंड और एलिमेंट को मैंने इनसर्कल किया था लेकिन बात पूरी नहीं की, तो आप इसको आंसर करने की कोशिश करें। ट्रांजिशन टेम्परेचर इज शाउन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर, एलोट्रॉप्स एंड आइसोमॉर्फ्स, पॉलीमॉर्फ्स एंड एलोट्रॉप्स, आइसोमॉर्फ्स एंड पॉलीमॉर्फ्स एंड ऑल ऑफ दिस। तो अगर आप देखें तो बेटा पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर पॉलीमॉर्फ्स होते थे और एलोट्रॉपी के अंदर एलोट्रॉप्स होते थे। सो पॉलीमॉर्फ्स एंड एलोट्रॉप्स ये एक दूसरे के साथ बेटा क्या करेंगे, ट्रांजिशन टेम्परेचर शो करेंगे, एक दूसरे के अंदर चेंज हो जाएंगे, यानी ये प्रॉपर्टी पॉलीमॉर्फिज्म की भी है, ये प्रॉपर्टी एलोट्रॉपी की भी है, दोनों एक दूसरे के अंदर इंटरकन्वर्टेबल हैं, तो इसको क्या कहेंगे हम, ट्रांजिशन टेम्परेचर। डन। एक और बात याद रखें बेटा, एक आइसोमॉर्फ दूसरे आइसोमॉर्फ में चेंज नहीं होता क्योंकि उनका फार्मूला ही चेंज। क्लियर हो गया। नेक्स्ट बेटा इस ट्रांजिशन टेम्परेचर की कुछ एग्जांपल्स हैं बेटा, यहाँ पे मेरे पास एक है S8 रंबिक और S8 सल्फर जो है रंबिक और मोनोक्लिनिक एक दूसरे पर 95 डिग्री सी 95.5 डिग्री सी में चेंज होते हैं, यानी 95.5 डिग्री सी पे रंबिक और मोनोक्लिनिक दोनों एग्जिस्ट करते हैं। 95.5 से बिलो रंबिक, 95.5 से अबव मेल्टिंग पॉइंट तक मोनोक्लिनिक। टिन क्यूबिक भी होता है और टिन टेट्रागोनल भी होता है, यानी आपके पास 13.2 डिग्री सी पे ये दोनों एग्जिस्ट करेंगे, 13.2 से नीचे क्यूबिक और ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट तक बेटा ये एग्जिस्ट करेगा एज टेट्रागोनल। सिमिलरली पोटाशियम नाइट्रेट रंबोहीड्रल फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है और आर्थोरंबिक में भी, यानी 128 डिग्री सी पर ये दोनों फॉर्म्स एग्जिस्ट करेंगे, लेकिन बिलो 128 पोटाशियम नाइट्रेट और 128 से हाई टेम्परेचर पर बेटा आपके पास पोटाशियम नाइट्रेट आर्थोरंबिक होगा और 128 से बिलो रंबोहीड्रल होगा। बेटा इसका मतलब क्या है, अभी मैंने कुछ बातें कही हैं वही बातें लिखी हुई हैं। ट्रांजिशन टेम्परेचर ऑफ कंपाउंड और एलिमेंट इज ऑलवेज लेस देन इट्स मेल्टिंग पॉइंट, हमेशा मेल्टिंग पॉइंट से कम होगा, ज्यादा नहीं हो सकता। ट्रांजिशन टेम्परेचर बेटा किसी गैस का नहीं हो सकता, या इसी तरह कोई गैस पॉलीमॉर्फिज्म आइसोमॉर्फिज्म या क्या नाम एरोट्रॉपी का फिनोमेना शो नहीं कर सकती, कोई लिक्विड नहीं कर सकता, ये क्रिस्टल की प्रॉपर्टीज है। डन।
नेक्स्ट, एट अ ट्रांजिशन टेम्परेचर बोथ क्रिस्टलाइन फॉर्म्स एग्जिस्ट, दोनों एग्जिस्ट करती है। बिलो और अबव द ट्रांजिशन टेम्परेचर ओनली वन एलोट्रॉप और पोलीमॉर्फ एग्जिस्ट। डन। ट्रांजिशन टेम्परेचर से पहले या ट्रांजिशन टेम्परेचर के बाद एक ही फॉर्म एग्जिस्ट करेगी और ट्रांजिशन टेम्परेचर पर दोनों फॉर्म्स एग्जिस्ट करेंगे। नेक्स्ट बेटा जी, दिस मेक्स एन एंड टू दिस लेक्चर। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, आप ईमेल कर सकते हैं। थैंक यू ऑल, गुड बाय, अल्लाह।